हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे। पर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेप्ट हम देख लेते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर करे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज के लिए। जैसे कि अगर एक रेशनल और रेशनल नंबर को प्लस किया जाए या माइनस किया जाए आपस में, तो जो उसका आंसर आएगा वो हमेशा एक रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है। अगला जो है, अगर आप एक रेशनल को इरेशनल नंबर से प्लस या माइनस करते हो, जो इसका आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर आएगा। ये जो रूल है ना, ये बेसिक रूल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगला एक्सरसाइज करने के लिए जो हम आज करने वाले हैं। एक इरेशनल नंबर को अगर आप प्लस या माइनस करते हो इरेशनल नंबर से, तो आंसर हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। बट इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है इसका? अगर आप √6 एक इरेशनल नंबर को √6 दूसरे इरेशनल नंबर से माइनस करते हो, तो आंसर जो है 0 आता है। एंड 0 क्या है? 0 एक रेशनल नंबर है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि अगर इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से माइनस किया जाए एंड नंबर सेम है, तो 0 आ जाता है, जो एक रेशनल नंबर है। ठीक है। प्लस और माइनस के कंसेप्ट सेम होते हैं। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई और डिवीजन की। तो इसको मिटाते हैं, ऐसे ही बता देंगे यहाँ पे। ठीक है। अगर एक रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए आपस में, तो आंसर हमेशा रेशनल नंबर ही होगा। पहला, रेशनल और इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो आंसर हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। बट ध्यान रखना कि जो रेशनल नंबर है वो नॉन ज़ीरो हो। नॉन ज़ीरो का मतलब है कि ज़ीरो ना हो। सपोज़ नंबर ये है 5√2, एक इरेशनल है एक रेशनल है, इसका ये क्या है, एक इरेशनल नंबर ही हुआ अगर आप टोटलिटी में देखो। बट अगर आप इस रेशनल नंबर की जगह मल्टीप्लिकेशन में 0 लगा देते हैं, 0, और 0√2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, तो ये रेशनल नंबर हो जाता है। यानी कि अगर आप इस रेशनल नंबर की जगह पे 0 लगा देते हैं, तो आउटकम जो इसका प्रोडक्ट है वो एक रेशनल नंबर आएगा। ठीक है। तीसरी चीज़ है, अगर आप एक इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, दोनों इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, तो क्या आंसर आता है? तो ये देखो, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें दोनों आंसर आ सकते हैं। डिपेंड करता है कि नंबर के लिए है। एग्जाम्पल से देखते हैं हम इसको। सपोज मैं एक नंबर लिया है 5√2 एंड इसकी मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ 6√3 से, तो आपका प्रोडक्ट क्या आएगा? 6 5 जा 30 एंड 3 2 जा 6, √6, ये आपका आंसर आया 30√6, जो कि एक इरेशनल नंबर है। बट अगर मैं इसी में एग्जांपल ले लेता हूँ, ये 5√3 मल्टीप्लाई 6√3, तो देखो 6 5 जा 30 एंड √3 कितना होगा? √9 हो गया। √9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका? 3 का, तो हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे। 33 जा 90, ये क्या है? ये एक रेशनल नंबर है। तो डिपेंड करता है भाई आपका इरेशनल नंबर क्या है। हो सकता है आंसर रेशनल आ जाए एंड हो सकता है आंसर इरेशनल आ जाए। ठीक है, डिपेंड करेगा वो। तो इसको रब कर देता हूँ। तो देखो, ये हमने रिवाइज कर लिया कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या सीखा था। ऑल्दो मैंने सेपरेटली ये चीज़ नहीं समझाई थी, बट हाँ, घुमा फिरा के हमने ये चीज़ क्लियर की थी। तो चलो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आई थिंक पहला क्वेश्चन आपको क्लासिफिकेशन है, क्लासीफाई करना है रेशनल और इरेशनल नंबर को। हाँ, यही है। तो एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट जो है वो है क्लासीफाई। क्लासीफाई करना है कि नंबर रेशनल है या इरेशनल है। ज़्यादा सोल्व करने के चक्कर में मत पड़ना भाई, इसमें सिर्फ क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई करके ही एंड अप करेंगे इसका। पहला नंबर है 2 - √5। सेकंड नंबर इसमें दिया है 3 + √23 एंड ब्रैकेट के बाहर दिया है -√23। थर्ड में क्या दिया है? 2 √7 अपॉन 7 √7। ठीक है। फोर्थ 1/√2 एंड फिफ्थ 2π। तो भाई दिमाग दोबारा से दौड़ा लो, फ्लैशबैक में ले जाके बेबी हमने क्या सीखा। रेशनल और इरेशनल को चाहे प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो, आंसर हमेशा क्या आता है? एक इरेशनल नंबर आता है। पहले तो बिल्कुल सिंपल था। दूसरा 3 + 20। अच्छा, इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। ब्रैकेट हटाया दोनों साइड से, √23 माइनस √23 कट गया आपस में, कितना बचा? 3 बचा। एंड 3 क्या है? एक रेशनल नंबर है, तो दूसरा वाला हो गया रेशनल नंबर। बात करते हैं तीसरे की। भाई ऊपर और नीचे अगर नंबर बराबर हो, चाहे वो रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, आपस में कट जाते हैं। 2/7 बचा। अब बिल्कुल क्लियरली लिख रहा है ये भी एक रेशनल नंबर है, अंडर कहीं लगाएंगे। 1/√2 की बात करते हैं, ये है एक रेशनल और ये है एक इरेशनल। अगर रेशनल और इरेशनल की मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, आंसर हमेशा क्या आता है? इरेशनल प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो ये भी आई आ गया, इरेशनल। 2π की बात करते हैं, एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? इरेशनल। तो क्लासिफिकेशन तो हमारी कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, नोट डाउन करने जैसा भी कुछ नहीं है इसमें, सिंपल था, कर लिया हमने। अगला क्या है? सिंप्लीफाई। अच्छा, सिंप्लीफाई करना है अगले।
अगला मतलब आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। इसको मिटा देते हैं। जो सेकंड पार्ट है वो है सिंप्लीफाई। अब देखो सिंप्लीफाई में क्या करना है, 4 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें आइडेंटिटीज यूज़ हो रही है जो हमने इससे पहले पढ़ी थी, फिर भी दोबारा भी हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। पहला है इसमें 3 + √3 एंड फिर लिखा है इसमें 2 + √2। हमेशा मैंने इसमें ध्यान रखना, इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे करो फिर इससे करो, एंड सिमिलरली इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे करो एंड देन इससे करो। सिंपल चीज़ होती है ये। 3 × 2 = 6 आया, 3 √ 2 = 3 √2। पहले तो हमने सॉल्व कर लिया। बात करें दूसरे की, √3 × 2 = 2 √3 प्लस √3 √2 देखो दोनों पे रूट लगाए ना, तो इसमें क्या बनेगा 3 × 2 = √6, ये बना। अब इसे आप फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि 3 √2 उसी से प्लस या माइनस होगा जिसके पीछे √2 लगा होगा, किसी के पीछे नहीं लगा। सिमिलरली √3 और √6 का केस है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सेकंड का। फर्स्ट हमने कर लिया, अब सेकंड की बात करते हैं। इसको रब कर देता हूँ मैं। सेकंड का सेकंड दिया है 3 + √3 3 - √3, ठीक है। सीधे सीधे आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। 3 + √3 a + b, 3 - √3 a - b। सिंपल दिख रही है, बिल्कुल क्लियरली दिख रही है कि a + b और a - b आइडेंटिटी यूज़ हो रही है इसमें। क्या कैसे करेंगे हम इसको? सिंपली लिखना आप यूजिंग आइडेंटिटी, या फॉर्मूले भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। यूजिंग फॉर्मूला ऐसे करके भी लिख सकते हो। कौन सी आइडेंटिटी है? a + b a - b = a² - b², ये आइडेंटिटी है। इसको हमें यूज़ करना है। तो आपने यहाँ लिख दिया, ये आइडेंटिटी ही आपने यहाँ पे लिख दी। a की जगह पे 3 आ गया एंड b की जगह पे √3 आ गया। 3 - √3 क्या बन जाएगा? 3 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये बन गया। 3 का स्क्वायर 9 एंड b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 बनेगा 6। तो सेकंड का आंसर आ गया 6, ठीक है। फटाफट नोट डाउन कर लो भाई, इसको रब कर रहा हूँ मैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। अच्छा, सेकंड का थर्ड क्या है? √5 + √2 का होल स्क्वायर। ये चीज़ आपने पता है ध्यान से देखना कि जब होल स्क्वायर लगता है ना बाहर पे, तो चीज़ें अलग होती हैं, ठीक है। ये अलग फॉर्मूला होता है, ये a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। मतलब a² + b² की वैल्यू अलग आएगी, a + b के होल स्क्वायर की वैल्यू अलग आती है, ठीक है। अलग अलग चीज़ होती है दोनों। तो हम इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे? यूजिंग आइडेंटिटी। समझ गए होंगे भाई अब तक तो आप आइडेंटिटी a + b के होल स्क्वायर वाली। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab, ये आइडेंटिटी लगेगी। तो सिंपल सी चीज़ हम डायरेक्ट लिख देंगे, √5 + √2 का होल स्क्वायर का मतलब हो गया √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × a × b। a और b की जगह पे 5 और 2 थे √ में। √5 के स्क्वायर से ही कट गया 5 बचा, इससे ही कट गया 2 बचा, प्लस 5 × 2 = √10 हुआ यहाँ पे, और बाहर था 2। 5 और 2 कितने हो गए? 7 हो गए, क्लियरली दिख रहा है। 2 यहाँ पे है, √10 ये हो गया, ये 7 + 2 √10। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो है वो 7 + 2 √10 आ गया। 3 हो गए, 4 तो है √5। अच्छा, ये भी सिंपल ही है, ये वैसे हम कर भी चुके, दोबारा कर लेते चलो। देखो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस बहुत कम है। ये आपका ना बेस भी पूरा देखा है ना, प्रॉपर क्लियर नहीं होता। अगर क्वेश्चन घुमा के आ जाए ना, तो कहीं ना कहीं आप अटक सकते हो इसमें, सिर्फ अगर एनसीईआरटी बेस अगर आप डिपेंड हो तो भाई हम लेक्चर के एंड में ना कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जब ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा तो एनसीईआरटी से बाहर के आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले भी देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे मत बैठना भाई, ये नहीं कह रहा हूँ बेकार है, अच्छी एनसीईआरटी बहुत बेस्ट बुक है, मतलब तो बेस्ट बुक है, बट फिर भी सिर्फ इसके डिपेंड होकर बैठना सही नहीं है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे हमें। तो ये क्वेश्चन है आपका √5 - √2 √5 + √2। इसको भी सिंपल तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। अच्छा, ये चीज़ में कंफ्यूज मत होना भाई कभी भी कि सर a + b a - b का फॉर्मूला होता है, ये तो a - b पहले आ गया, a + b बाद में आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता, बात एक ही होती है। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो a - b a + b = a² - b²। आगे पीछे भी कर सकते हो भाई, 3 5 × 15 होता है, 5 3 × 15 होता है, सेम चीज़ होती है, ठीक है। तो √5 - √2 और यहाँ पे लिखा आपने √5 + √2 = √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 5 ही रहेगा क्योंकि √ से स्क्वायर कट गया, एंड √ से स्क्वायर कट गया, ये कितना आएगा 2। 5 - 2 3, तो 3 आंसर्स का आ गया। तो सिंप्लीफाई हमने कर दिया चारों को।
अच्छा, अगला कॉन्ट्राडिक्ट क्वेश्चन है। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब कॉन्ट्राडिक्शन उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं एक। देखते हैं क्या सवाल उठा रहे हैं। ये बात कर रहे हैं भाई पाई के बारे में। पाई मैंने आपको पढ़ाया इरेशनल नंबर होता है, और आप पाई आपको पता है वैल्यू कभी खत्म नहीं होती पाई की। बट इसमें थर्ड क्वेश्चन बताया गया कि आप रिकॉल करो, जो पाई का रेशियो होता है उसे हम बताते हैं सी अपॉन डी। सी मतलब सरकमफ्रेंस। जिसको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ सी क्या होता है। किसी भी सर्कल की बाउंड्री को हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। मतलब सरकमफ्रेंस की ईजी लैंग्वेज जो देशी भाषा है उसे हम बोल सकते हैं बाउंड्री। बाउंड्री को हो गया हम सरकमफ्रेंस। डायमीटर क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कोई भी अगर आप लाइन ड्रॉ करो जो सेंटर से होते हुए जाए। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कोई भी लाइन ड्रॉ करो जो सेंटर से होते हुए जाए, वो डायमीटर होती है। तो पाई को बताया गया है कि सी अपॉन डी के रेशियो में लिखा जाता है। अब सी और डी दोनों तो इंटीजर होते हैं भाई। देखो, अगर मान लो एक सर्कल है, उसका आपने सर्कमफ्रेंस बता दिया कि 22 सेंटीमीटर है, एंड डायमीटर मान लो 3.5 सेंटीमीटर बता दी, तो देखो दोनों एक तरह से देखा है तो रेशनल इंटीजर नंबर हो गए। वैसे 3.5 इंटीजर नहीं हुआ, 7 मान लेते चलो। एक डायमीटर 7 हो गई एंड जो इसकी सर्कमफ्रेंस है वो 44 हो गई। तो देखा जाए तो ये दोनों इंटीजर है, पी अपॉन क्यू फॉर्म में आ रहे हैं। तो पाई तो इस हिसाब से होना चाहिए था रेशनल नंबर। हम क्यों मानते हैं इसको रेशनल नंबर? ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन सवाल में उठा दिया। इसको देखो, आप ये देखोगे इस तरह से आप समझना इसको। अगर मैंने आपसे कहा 3.4 ड्रॉ करो एक नंबर लाइन पे, आपने कहा सर मैं करूँगा सबसे पहले, और आपने फटाफट बता दिया ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4, ये आपने बताया 3.4 सर ये रहा। तो मैं कहूँगा आर यू श्योर? आपने कहा यस सर। अब इसे मैंने अगर मैग्नीफाई किया, दोबारा मैग्नीफाई किया, सक्सेसिव मैग्नीफाई करता रहा, एक के बाद एक मैग्नीफाई करता रहा, हो सकता है 3.4 एग्जैक्ट ये वैल्यू हुई ना। आप आगे पीछे हो गए क्योंकि 3.4 भी होती है, फिर 4 1 4 2 4 3 बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई। एक तरह से देखा जाए, हम जब कोई भी चीज़ मेजर करते हैं तो एक अप्रॉक्स में मेजर करते हैं, एग्जैक्टली मेजर नहीं हो पाती है। आप किसी भी चीज़ से, आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करो, एक थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है। तो जो पाई की सी अपॉन डी बता रखी है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है। इसलिए हम यहाँ पे इस रेशियो बता सकते हैं। एग्जैक्ट नहीं होता, खाली अप्रॉक्स होता है। हो सकता है ये रेशनल हो या इरेशनल हो, हमें नहीं पता। इससे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन उठ गया, ठीक है ना। तो आप कहोगे इट्स नॉट अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये एक अप्रॉक्स वैल्यू बताई गई है, रियल वैल्यू बिल्कुल नहीं है। एंड अगर आपसे पूछा जाए तो बताओ पाई असल में है क्या, तो आप बोलोगे इरेशनल नंबर ही है, ठीक है ना। ये जो है ये अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो हमने कॉन्ट्राडिक्शन थोड़ा सा आपके समझ में आ गया होगा। अगली बात है रिप्रेजेंट अंडर 9.3 ऑन द नंबर लाइन। चलो इसको 9.3 को नंबर लाइन पे शो किया जाए। इसको शो देखो कैसे करोगे आप। एक लाइन खींचना 9.3, ये ए मान लो, ये मान लो बी। मैं 9.3 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी, उसके तुरंत बाद आपको करना है 1 सेंटीमीटर की एक्स्ट्रा खींच देना। अब मेरे पास आज ब्लू पेन नहीं है, वरना ब्लू पेन से ज़्यादा बेटर समझा पाता। 2 पेन वगैरह ना आपको समझ जाते कि हमने 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा खींची है। अब देखो ये 9.3 थी, मैंने 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा खींच दी, 10.3 बन गई पूरी की पूरी। हम 9.3 को नंबर लाइन पे शो कर रहे हैं, मतलब 9.3 सॉरी अंडर 9.3 इसको शो कर रहे हैं नंबर लाइन पे कि कितने डिस्टेंस होती है। तो हमने 9.3 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी, 1 सेंटीमीटर हमने बढ़ा दिया, ये 1 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। तो टोटल 10.3 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। अब आपको क्या करना है, अब इसका मिडिल पॉइंट देखना है, ए और सी का मिडिल पॉइंट। अब आपको कंपास से मैं बताऊँ कैसे देखते हैं। अंदाज़ा लगा लो मिड पॉइंट यहाँ पे होगा अंदाजे से, ठीक है ना। तो कंपास को हमेशा आधे से ज़्यादा आपने खींच दिया, उसको जो उसकी जो टांगे होती है ना, ऐसे ऐसे कर दिया आपने। दोनों उसके जो निडल होती है, एक निडल एक पेंसिल, उसको ज़्यादा फैला दिया कि आधे से ज़्यादा फैला दिया आपने उसको, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कंपास रखा, एक आपने कट मारा, सेम कट आप यहाँ मारोगे एक, ठीक है ना। फिर कंपास की निडल आपने यहाँ रख दी इस पॉइंट पर समथिंग, ठीक है। फिर आपने उसी मतलब हिलाना नहीं है कंपास, बिल्कुल यहाँ और यहाँ मार दिया। इन दोनों पॉइंट को देखना कहाँ मैच हो रहे हैं। अगर आपने इन दोनों पॉइंट को मैच किया ना, जो लाइन इन दोनों पॉइंट को मिला रही है वो बिल्कुल मिडिल से आ रही है। अब देखो थोड़ा टेढ़ा हो गया, मान लो आर्क यहाँ लगी थी, क्योंकि कंपास एग्जैक्ट आएगा भाई, मेरे पास तो कंपास ही नहीं है। ये है मिडिल पॉइंट इसका, तो ये आपने मान लिया ओ, ठीक है। अब आप मुझे बताओ इसकी दूरी कितनी हो जाएगी। इसको एक बार को मिटा देते हैं। 10.3 टोटल है, 10.3 का हाफ कितना होगा 5.15, ठीक है। 5.15 हो गया। अब आपने ये किया, कंपास की नीडल यहाँ पे लग दी, ठीक है। एग्जैक्ट पेंसिल को आपने यहाँ पे लगा दिया, मतलब इतना होना चाहिए वो, खाली उसकी जो अपने जो उसे खींचोगे तो इतना होना चाहिए। एंड आपने यहाँ पे पॉइंट रख के एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। आपने सेमी सर्कल ड्रॉ किया। अब आप मुझे ये देखो, ए ओ की लेंथ 5.15 है, ओ सी की लेंथ 5.15 होगी। ओ से लेके यहाँ तक की हमने नापी नहीं है, बट ये भी 5.15 होगी। क्यों? क्योंकि मिडिल पॉइंट से सर्कल की हर एक लेंथ बराबर होती है, रेडियस।
मिडिल पॉइंट से अगर आप बाउंड्री को टच करोगे तो सब 5.15 ही होगी, क्योंकि रेडियस होती है। उसके बाद आपका क्या स्टेप है, आपको बी से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है, ठीक है ना। इस बी से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है, वो आप कैसे खींचोगे, आप ऐसे कर सकते हो। आपने बी पे कंपास रखा एंड एक आपने सर्कल ऐसे बना दिया, सेमी सर्कल, फिर यहाँ पे रखा बिना हिलाए, एक यहाँ पे आर्क बनाई, यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ बनाई, एक आर्क यहाँ बनाई, यहाँ से फिर आपने एक आर्क यहाँ बनाई। तो ये एग्जैक्टली बना दी मैंने बिल्कुल, और ये सच में एग्जैक्टली बनी, क्योंकि जो मेरा ये था ना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट आया था अंगूठा। इस लाइन से आपने इसको टच कर दिया, जिस पॉइंट पे इसको काटेंगे ना सेमी सर्कल को, ये जो लेंथ है ये √9.3 है, √9.3 एग्जैक्टली, ठीक है ना। इसको आप आगे कैसे बढ़ाओगे नंबर लाइन पे, मानो नंबर लाइन ये है पूरी की पूरी आगे बढ़ा रखी है, आपको क्या करना है, यहाँ पे रखना अपनी कंपास नीडल, नापना एंड एक लाइन खींच देना ऐसे, मतलब एक सर्कल बनाना, क्वार्टर सर्कल। ये जो पॉइंट है ना यहाँ से यहाँ तक का, ये 9.3 होगा। इसको मान लो m लिख दिया मैंने, m और तो कहीं नहीं माना मैंने, ठीक है। जो b और m है ना, ये bm की वैल्यू है √9.3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे हम इसे नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। ये नंबर लाइन थी, मैंने यहाँ पे √9.3 की डिस्टेंस शो कर दी, ठीक है ना। समझ में आया भाई आपको? इसको रब कर रहा हूँ मैं अब। नोट कर लिया होगा भाई आपने। नोट तो ऐसे कर ही नहीं सकते इसको आप इसको तो लाइव समझ सकते हो, बस नोट डाउन करने में तो ये लगेगा कि क्या चीज़ पहले करी क्या चीज़ बाद में करी। अगला फिफ्थ, रेशनलाइज। अच्छा, रेशनलाइज करना है, डेनोमिनेटर करना होगा इसमें। रेशनलाइज फिफ्थ क्वेश्चन है, रेशनलाइज करना है। पहला इसमें लिखा है 1/√7। एग्जाम्पल में समझाया था मैंने आपको, बहुत ईजी है। क्या करोगे सबसे पहले, अच्छा सुनो, मैंने स्टेप नहीं बताए थे, मेथड नहीं बताए थे। इसमें आप लिखोगे मल्टीप्लाई √7 इन न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। शॉर्ट लिखता हूँ डेनोमिनेटर। आपको √7 को न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि √7 यहाँ पे, अभी आप देखना हमें डेनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, यहाँ से ये हटाना है पूरा। यहाँ पे हमें एक रेशनल नंबर चाहिए, अंडर रूट नहीं चाहिए। तो अगर आप दोनों जगह मल्टीप्लाई करोगे √7 की, तो यहाँ भी √7 आ गया एंड यहाँ भी √7 आ गया। अब आपको पता है √7 क्या बन जाता है, 7 बन जाता है। सिंपल सी बात है। नीचे की जगह मैं आगे दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे बना √7 एंड यहाँ बन गया 7। ये हो गया रेशनलाइज डेनोमिनेटर। हमें सिर्फ और सिर्फ डेनोमिनेटर को रेशनलाइज करना था, न्यूमरेटर तो पहले से ही रेशनलाइज था, तो हमने डेनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया। ठीक है, समझ में आपको पहले वाला। दूसरा दिया है √7 - √6, मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं, इनकी शॉर्ट ट्रिक होती है बेटा वैसे। एक जैसे अगला क्वेश्चन है ना, क्या दिया इसमें, 1/√7 - √6। तो इसका आंसर सीधे आएगा √7 + √6। पहले बता रहा हूँ, आंसर इसका यही आएगा, √7 + √6। क्यों आया वो आप नोटिस करना। पहला स्टेप क्या होगा, इसे आपने ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक है, फिर क्या लिखा, मल्टीप्लाई, शॉर्ट लिखता हूँ, √7 + √6 इन न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। मैंने प्लस का साइन लगाया। अब आप नोटिस करना मैंने प्लस का ही क्यों लगाया, मैं बताऊंगा, वैसे आप नोटिस करना अगर आप कर सकते हो। पहले मैंने न्यूमरेटर में भी √7 + √6 मल्टीप्लाई किया एंड डेनोमिनेटर में भी, जहाँ पे पहले से 7 - 6 था, इसको मल्टीप्लाई किया √7 + √6 से। अब ये देखो, ये कुछ आइडेंटिटी लग रही है आपको, ये कुछ आइडेंटिटी बन रही है। a - b, a + b, कौन सी आइडेंटिटी बनती है, a² - b² किसके बराबर होता है, a + b, a - b के। बस यही आपको समझना है। मैंने इसलिए जानबूझ के प्लस का साइन लगाया ताकि ये आइडेंटिटी बने, ताकि डेनोमिनेटर से अंडर रूट हट जाए। अगर मैंने ये आइडेंटिटी यूज़ करी तो ऊपर तो यही रहेगा √7, हाल तो इसको हटा दो, 1 से मल्टीप्लाई करो ना करो एक ही बात है, प्लस √6 अपॉन a - b, a + b, क्या बनेगा, a² - b²। अच्छा, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे शो कर रहा हूँ आपको, ऊपर √7 + √6 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। नीचे क्या होगा, √6 से स्क्वायर कटेगा, √6 से कट जाएगा, 7 में से 6 माइनस किया 1 का कोई महत्व नहीं है ये। तो आगे देखो, डायरेक्ट ये क्वेश्चन ना आप ऐसे देखते बता सकते हो कि ये आंसर रहेगा। मैं बता रहा हूँ कैसे होता है। अगर ऊपर 1 है, कुछ नहीं है, और √7 और √6, यानी देखो इसमें सिर्फ 1 का अंतर है इनके अंडर रूट में, तो आंसर हमेशा क्या होगा, इसको ही ऊपर लिख देते हैं प्लस का साइन लगा के।
अगर यहाँ पे √6 माइनस √5 होता तो ऊपर हम लिखते √6 प्लस √5, और अगर ऊपर 2 लिखा होता पहले से तो आंसर होता 2 √6 प्लस √5, अगर यहाँ पे 6 और 5 दिए होते तो बस। तो डायरेक्ट ट्रिक होती है भाई इनकी सबकी। ऑल्दो आप ये इतने बड़े बड़े स्टैंड पुल नहीं कर सकते एकदम से कि डायरेक्ट आंसर लिख दिया सर ये आंसर होगा, हमें पता है डायरेक्ट मेथड बताना पड़ेगा। बस मैं तो आपको खाली ऐसे इन्फॉर्मेशन के बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। अच्छा अगर इसमें यहाँ पे 7 की जगह यहाँ 5 होता ना तो डिनोमिनेटर में 2 बच जाता नीचे, बस इतना फ़र्क आता, और यहाँ 7 और 5 हो जाता, बस 3 में क्या पता 3 बच जाता। समझ रहे आप भाई शॉर्ट ट्रिक्स। बस हाँ ये है कि आप डायरेक्ट बता नहीं सकते इनको, मैं तो आपको खाली इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन देखते अगर आपको आंसर देना हो फटाफट तो कैसे दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन 1/√5 प्लस √2, 1/√5 प्लस √2, ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। इसको कैसे आप सॉल्व करोगे? अब देखा जाए तो इसे आप डायरेक्ट आंसर का आप इसको दो तो इसका आंसर क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा √5 माइनस √2 डायरेक्ट। फिर भी हम चलो करते हैं, पहला स्टेप क्या है, चलो हमने ब्रैकेट में लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई √5 माइनस √2 इन न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, ठीक है। अब जब मैंने ये चीज़ माइनस, देखो यहाँ प्लस था इसलिए मैंने माइनस किया, माइनस होता तो प्लस करता, उल्टा करता तो ऊपर आया √5 माइनस √2, नीचे क्या आया √5 प्लस √2 जो कि पहले से लिखा था, और ये √5 माइनस √2 जो हमने माइनस किया, a प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या लिखोगे, कौन सी आइडेंटिटी हो रही है, a² माइनस b² की वैल्यू क्या होती है a प्लस बी ए माइनस बी, बस यही आपने आइडेंटिटी पकड़ ली। ऊपर ये रहेगा √5 माइनस √2, नीचे क्या आएगा, अच्छा नीचे ये आएगा 5 और 2 में 3 का डिफरेंस है ना, तो a प्लस बी ए माइनस बी, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। √5 का स्क्वायर से कट गया 5 आया, इससे कट गया 2 आया, 5 माइनस 2 3, तो यहाँ पे लिखा रहा हूँ मैं √5 माइनस √2 अपॉन 3। देखो पहले मैंने बताया था आपको जब 2 का डिफरेंस होगा, इसमें कितना डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है, 3 डिफरेंस है, तो डिनोमिनेटर में 3 आया। अगर यहाँ पे 5 होता और यहाँ पे 3 होता तो 2 का डिफरेंस है तो यहाँ पे 2 आ जाता, तो डायरेक्ट आप इसे आराम से बता सकते हो। अब अगला क्वेश्चन है, देखो √7 माइनस 2, इसको डायरेक्ट बताने की गलती मत करना भाई, क्योंकि 2 पे अंडर रूट नहीं लगा, ठीक है ना, 2 पे अंडर रूट नहीं लगा, डायरेक्ट नहीं बता सकते। 1/√7 माइनस 2, अगर आपको इसको डायरेक्ट बताने की जिज्ञासा हो रही है ना कि सर इसको भी डायरेक्ट बता दो, तो देखो आपको इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ऑल्दो मत करना ये चीज़, खाली आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। 2 को मैं √4 भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब अगर मैंने √4 लिखा तो कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, 3 नीचे आएगा, √7 प्लस √4 ऊपर आएगा। अब √4 नहीं था, 2 दिया था, तो ये आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ये डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करते हैं, पर चेक करते हैं ये आंसर आएगा या नहीं आएगा। चलिए पहला स्टेप ब्रैकेट लगा, अच्छा यहाँ तो 2 था ना, ब्रैकेट लगा दिया, उसके बाद मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक साथ, चलो वो तो आप अपने आप लिख लेना, मल्टीप्लाई √7 प्लस 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एज वेल। क्या बनेगा आपका, ऊपर आ जाएगा √7 प्लस 2 और नीचे आ जाएगा √7 माइनस 2 √7 प्लस 2, ये बन गया। कौन सी आइडेंटिटी, a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। a² माइनस b² इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये पता है हर बार मैं क्या लिख रहा हूँ, ताकि आप कभी भूल ना जाओ एग्जाम में लिखते हुए, ये हम कई बार भूल जाते हैं ना, और ये आदत फिर हमें 10th में भी चल जाती है हमारे साथ, ये साइड में लिखना भूल जाते हैं। उससे क्या होता है ना, जब चेक करते हैं तो कभी कभी नंबर कट जाते हैं अगर आप डायरेक्ट लिखते हो। ये लिखने का मतलब है आपने बता दिया कि आपको नॉलेज है कि आपने किया क्यों नहीं ये। तो यहाँ पे क्या बना √7 प्लस 2 एंड नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है चलो, अब क्या होगा इसमें, यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, √7 प्लस 2, अच्छा ये हटा देते हैं, अपॉन √7 का स्क्वायर कितना हो गया, इससे कट गया 7 बना, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 7 में से 4 गया 3। देखो ये आंसर हमने पहले ही बताया था वीडियो में, मतलब इस
क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बताया था कि ये आंसर आएगा। तो ऐसे ट्रिक्स होती हैं इन चीज़ों की। आपने जब क्वेश्चन को देखोगे तो आप समझ सकते हो। एक क्वेश्चन को ज़्यादा बार प्रैक्टिस करने का यही फायदा होता है। मैं क्यों कहता हूँ एनसीईआरटी में क्वेश्चन कम है, इसलिए कम है क्योंकि ये चीज़ें ना आप 3-4 क्वेश्चन करके नहीं पकड़ सकते। ये चीज़ आप तब पकड़ोगे जब आप एक ही तरह के 50 क्वेश्चन करोगे, तो आपके माइंड में अपने आप ट्रिक्स बननी शुरू हो जाएगी। क्यों? बार बार रिपीटेशन होती रहेगी एक पैटर्न की। जब आप एक ही क्वेश्चन को 50 बार करते हो, एक ही तरह के 50 क्वेश्चन करते हो, तो एक पैटर्न रिपीट होता रहता है, वहाँ से हम ट्रिक्स पकड़ लेते हैं। अच्छी ये चीज़ होती है। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज 1.5 भी कवर हो गई। अगले लेक्चर में हम इसको 1.5 के बाद जितने एग्जांपल्स हैं और 1.6 से पहले जितने एग्जांपल्स हैं, एक ही बात हो गई, और 1.6 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए टिल देन टेक केयर।